बहुत स्वागत। 8 की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत कटनी की खबर से। कटनी में आज मिशन 2023 को लेकर बीजेपी महामंथन करने जा रही है। एक दिवसीय विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक है। पार्टी कार्यक्रमों की इसमें समीक्षा होगी। मिशन 2023 को लेकर रणनीति तैयार होगी। दरअसल दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद इसे अहम माना जा रहा है। प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चे के संयोजक, जिला अध्यक्ष, इन सभी के बीच मंथन होगा। अध्यक्षता वीडी शर्मा करेंगे। शुभारंभ 10 बजे होगा। प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री तोमर समेत बाकी केंद्रीय मंत्री, 3 से 4 केंद्रीय मंत्री और इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहेंगे। बैठक में माना यह जा रहा है कि मुख्य एजेंडा बिरसा मुंडा जयंती से टंट्या मामा बलिदान दिवस तक के कार्यक्रम, गौरव यात्रा की समीक्षा, आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा, विधानसभा स्तर पर संपन्न हो चुके ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग की समीक्षा, 18 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा। और अब रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस आज मनाया जाना है। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मना रही है। 17 दिसंबर को प्रदेश भर में आयोजन, यानी आज प्रदेश भर में आयोजन, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। जीत हासिल हुई। और अब दुर्ग से बड़ी खबर। शादी समारोह में चाकू चल गए और इस चाकूबाजी में 5 बाराती घायल हो गए। 3 बारातियों की हालत गंभीर है और तीनों को रायपुर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। दुर्ग के शक्तिनगर की यह घटना है। बारात में स्थानीय युवकों के शामिल होने पर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि चाकू चल गए। मोहननगर पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अब चौंकाने वाली और चिंता करने वाली खबर भिंड से है। 12 साल के मासूम को हार्ट अटैक आया है। स्कूल बस में ये बच्चा बेहोश होकर गिर गया। जिला अस्पताल इससे ले जाया गया तत्काल और डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। इतने छोटे बच्चे को, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आने को लेकर डॉक्टर भी हैरान है। कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है। बच्चा आया हुआ था वो, तो उसको इमरजेंसी डॉक्टर द्वारा देखा गया तो वो ब्रॉड डेड था। ब्रॉड डेड मतलब कि पहले से ही मृत था। तो मैं भी वहाँ से ओटी से निकल रहा था, मैंने भी देखा था उस बच्चे को, वो भी ब्रॉड डेड था। मुझे उसका CPR भी कराया गया मेरे द्वारा भी। और इमरजेंसी डॉक्टर CPR मतलब जिसको कि अपन कहते हैं बच्चे को रिवाइव करना। पर वो चूँकि पीपल डायलेटेड थी और काफ़ी देर पहले मतलब ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो रिवाइव नहीं हो पाया। और घर वालों को बताया था तो घर वालों का कहना ये था कि स्कूल के संचालक भी साथ में थे कुछ लोग, उनका ये कहना था कि ये बच्चा बस पर चढ़ा, जब चढ़ने के बाद एकदम बस सीट पे लेट गया और वहीं एकदम कोलैप्स हो गया है। तो इस तरह की मौत में जहाँ तक प्रथम दृष्टया में लगता है कार्डियक कोई बीमारी होना चाहिए जिससे कि बच्चों की डेथ होती है। और कोविड के बाद कुछ इंसिडेंट्स बड़े हैं कार्डियक के, ऐसा स्टडी बता रही है। और अब धमतरी से बड़ी खबर। कलेक्टर ने निजी अस्पताल पर 30,000 का जुर्माना लगाया है। मरीज की मौत के बाद न पोस्टमार्टम न पुलिस को इसकी इत्तला दी गई, सीधे परिजनों को शव सौंप दिया गया। अस्पताल में मौत की खबर पुलिस को देनी अनिवार्य होती है। शिकायत और जांच के बाद श्रीराम अस्पताल की लापरवाही पकड़ी गई। जैसे ही श्रीराम अस्पताल की लापरवाही पकड़ी गई, इस पर 30,000 का जुर्माना कलेक्टर ने लगाया है।
और खबर धमतरी से 11 महीने में हाथियों ने भारी तबाही मचाई है। हाथी के हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। 250 एकड़ की फसल हाथी रौंद चुके हैं। जनवरी से नवंबर तक 100 से ज्यादा मकान भी हाथियों ने तोड़े हैं। 11 महीने में 13 लाख से ज्यादा का मुआवजा बंटा है। वन विभाग ने 13 लाख से ज्यादा का मुआवजा बांटा है। और अब खबर ग्वालियर से। शराब के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बंटी उर्फ शैलेंद्र सोलंकी, इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में न सिर्फ याचिका खारिज की है बल्कि सख्त टिप्पणी की है। हम ग्वालियर को बिहार बनने दें क्या, हाईकोर्ट ने यह कहा है। आरोपी के फार्म हाउस से शराब बरामद हुई थी। पनिहार में फार्म हाउस से शराब बरामद हुई थी। 12 दिसंबर से जो बंटी है वो जेल में बंद है। ग्वालियर हाईकोर्ट का यह पूरा मामला, अदालत ने जमानत देने से इनकार किया। न सिर्फ इनकार किया बल्कि एक बड़ी टिप्पणी की जो बेहद जरूरी है कि हम ग्वालियर को बिहार बनने दें क्या। हाईकोर्ट ने यह कहा है। आरोपी के फार्म हाउस से अवैध शराब बरामद हुई थी और इसके बाद 12 दिसंबर से ही आरोपी बंटी उर्फ शैलेंद्र सोलंकी ये जेल में बंद है। आरोपी की तरफ से याचिका लगाई गई थी, जमानत याचिका हाईकोर्ट में, जिसे खारिज कर दिया गया। न सिर्फ खारिज किया गया बल्कि एक टिप्पणी भी की गई। हाईकोर्ट की टिप्पणी बेहद ज्यादा मायने रखती है और यही वजह है कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला हो जाता है। शराब, अवैध शराब के भंडारण और उसकी बिक्री, खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 12 दिसंबर से बंटी जेल में बंद है। शैलेंद्र सोलंकी इसका नाम है। हाईकोर्ट में इसमें जमानत याचिका लगाई थी बंटी ने, जो खारिज कर दी गई है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, यह भी रेयर है कि अदालत इतनी तल्ख टिप्पणी करे कि हम ग्वालियर को बिहार बनने दें क्या। यही इस पूरे मामले को बेहद बड़ा बनाता है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जून महीने में इस शैलेंद्र उर्फ बंटी के फार्म हाउस से, पनिहार से 1746 लीटर अवैध शराब मिली थी। इस शराब की जब जांच हुई तो गिरफ्तारी के बाद जो है इसे बंटी को जमानत दे दी थी। उस दौरान बंटी ने कहा था कि अगर शराब में अगर जहरीलापन मिलता है तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी। तो यही वजह है कि कोर्ट ने बीच में ही उसकी जमानत निरस्त करके उसे जेल भेज दिया था और 12 दिसंबर को वो जेल चला गया था। उसके बाद फिर उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। मामले की सुनवाई करने के दौरान हाई कोर्ट ने जो तथ्य देखे, उसमें जो रिपोर्ट देखी, उस आधार पर सख्त टिप्पणी करते हुए जो आरोपी है शैलेंद्र सोलंकी, उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। और हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है इस मामले में कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो क्या हम ग्वालियर को भी बिहार बनने दें। यानी इस टिप्पणी से समझा जा सकता है कि हाई कोर्ट कितना सख्त है इस बात को लेकर कि जिस आरोपी के यहाँ से भारी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद हुआ और उस शराब की जब जांच हुई तो वो अमानक निकली, लोगों के जीवन के लिए घातक निकली। ऐसा आरोपी जमानत के लिए याचिका लगाता है तो उसे किस आधार पर जमानत दे दी जाए। तो इस आधार पर हाई कोर्ट ने इस सख्त टिप्पणी के साथ शैलेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब वो 12 दिसंबर से जेल में है और जेल में ही रहेगा और ये मामला जो है लगातार जांच में रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। 1000 लीटर से ज्यादा शराब इसके पास से मिली थी। ग्वालियर से ही एक और अहम खबर। मुरार जिला अस्पताल के टॉयलेट में, मेडिसिन विभाग के टॉयलेट में, अस्पताल के मेडिसिन विभाग के टॉयलेट में एक शव मिला है। बच्चे का शव मिला है। थैले में 8 महीने के नवजात का शव था। मुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब तक कोई कामयाबी मिली नहीं है। 8 महीने के नवजात का शव।
और अब खबर भोपाल से, जहां आगामी सत्र को लेकर विधायकों के 1600 से ज्यादा सवाल आए हैं। ध्यानाकर्षण और स्थगन सूचना के अलावा ये सवाल है और आधे सवाल विधायकों ने ऑनलाइन लगाए हैं। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है, पिछले 2-3 सत्र से ऑनलाइन व्यवस्था है, आप ऑनलाइन अपना सवाल लगा सकते हैं। 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। 1600 से ज्यादा सवाल ये ध्यानाकर्षण और स्थगन के अलावा है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, डायरिया ने खुर्सीपार इलाके में अब दस्तक दी है। 2 दिन में डायरिया की चपेट में 16 लोग आ गए हैं। 7 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, 9 का घर पर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर सर्वे कर रही है। इससे पहले भिलाई के कैंप इलाके में डायरिया फैला था तो 2 लोगों की जान गई थी, 500 लोग प्रभावित हुए थे। अब खुर्सीपार इलाके में डायरिया। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कैंप इलाके के बाद अब खुर्सीपार में भी डायरिया। निश्चित रूप से ललित, ये थोड़ा चिंताजनक विषय है क्योंकि कैंप क्षेत्र से अभी अभी डायरिया समाप्त हुआ है, जहां पे 500 लोग डायरिया की चपेट में आए थे, 2 लोगों की मौत हुई थी। और ये हमने अंदेशा भी जताया था कि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आज भी गंदा पानी की सप्लाई हो रही है और लोग काफी परेशान हैं। और जिस क्षेत्र का जिक्र किया था, ठीक उसी क्षेत्र में ये डायरिया से प्रभावित लोग मिले हैं। करीब 16 लोग इसमें प्रभावित मिले हैं, जिसमें 9 लोग का जो इलाज है वो घर में चल रहा है और बाकी लोगों का जो इलाज है अस्पताल में चल रहा है। वहां की स्थिति भी ठीक उसी तरीके से नजर आ रही है जिस तरह की कैंप क्षेत्र में नजर आती थी कि जो पानी की जो पाइपलाइन है वो जगह जगह से फूटी हुई है, लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। इसके पूर्व भी यही चीज बताई गई थी कि खुर्सीपार क्षेत्र में गंदा पानी मिल रहा है, वहां से पानी में जोग निकल रहे हैं, लेकिन तब भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह से ध्यान देता है ताकि जो स्थिति है वो विकराल ना हो और जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन स्थिति तभी नियंत्रित हो सकती है जब इस ओर में गंभीरता से ध्यान दिया जाए, क्योंकि पानी की पाइपलाइन है वो जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई और यही वजह है कि गंदा पानी लोगों को बीच में आ रहा है। तो इसको पूरी जड़ से समस्या को हल करना है तो पानी की पाइपलाइनों को बदलना होगा, तभी लोगों को स्वच्छ पानी मिल सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश जानकारी दे रहे थे। और अब रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की आज बैठक है। 11 बजे विधि प्रकोष्ठ की बैठक होनी है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी कार्य योजना की रणनीति बनाई जाएगी। रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इसमें शामिल होंगे। अजय जामवाल और पवन साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिला संयोजक और जिला सह संयोजक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक, अजय जामवाल, पवन साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे विधि प्रकोष्ठ की बैठक है और रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इसमें शामिल होंगे। अजय जामवाल, पवन साय वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिला संयोजक, जिला सह संयोजक, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति और किस प्रकार से सरकार को घेरना है, इन तमाम बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, बैठक के बारे में तो जानकारी दें, पर जैसे ही जामवाल का जिक्र आता है ऐसा लगता है कि प्री बोर्ड एग्जाम देना पड़ रहा है। देवव्रत जी, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही ये पूरी बैठक रखी गई है और क्योंकि कार्य समिति की बैठक है विधि प्रकोष्ठ के, और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि विधि प्रकोष्ठ की आगामी जो रणनीति होगी, तो आगामी कार्य योजना को लेकर के
ये पूरी बैठक रखी गई है कि आने वाले समय में विधि प्रकोष्ठ का काम और उनका रोल किस तरह का होगा। और बताया जा रहा है कि जो पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तो शामिल होंगे ही, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जो कि लगातार सभी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से विधि प्रकोष्ठ में क्या कुछ कामकाज होने हैं, और क्योंकि अब चुनाव में 1 साल बाकी है, इसलिए विधि प्रकोष्ठ की भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। लिहाजा आने वाली पूरी जो रणनीति है वो इस बैठक में तैयार की जाएगी और सभी जिला संयोजकों को, सह संयोजकों को बैठक में बुलाया गया है और एक तरह से उनको आने वाले समय के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर रायपुर से ही। रायपुर में आज आरएसएस की समन्वय बैठक भी है। 2 दिनों तक ये समन्वय बैठक चलनी है। संघ के सभी जो अनुषांगिक संगठन है उसके लोग इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। संगठन प्रदेश महामंत्री पवन साय भी इसमें शामिल होंगे। अनुषांगिक संगठनों के कामकाज की समीक्षा होगी। मिशन 2023 पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बहुत ध्यान से इन तमाम घटनाक्रमों को देखिए। इससे पहले संघ प्रमुख का लंबा चौड़ा दौरा छत्तीसगढ़ में हो चुका है और अब आरएसएस की समन्वय बैठक। इन सब के बीच भी लगातार संघ सक्रिय है। और खबर रायपुर से। राष्ट्रीय पुरस्कार से फिर सम्मानित होगा छत्तीसगढ़। मोर मयारू गुरुजी इस कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड मिलेगा। दिल्ली में 19 दिसंबर को यह अवार्ड मिलेगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बेहतर काम करने पर यह सम्मान है। मोर मयारू गुरुजी इस कार्यक्रम से 2000 शिक्षकों को ट्रेंड इस कार्यक्रम के जरिए 2000 शिक्षकों को ट्रेंड किया गया है। खबर रायपुर से। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे और प्रदेश भर में आज गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। गौठान, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र, वन प्रबंधन समितियां, इन तमाम जगहों पर यह कार्यक्रम होगा। 11 बजे कार्यक्रम होगा। धान खरीदी केंद्र सहकारी समितियों में 3 बजे होगा। किसानों मजदूरों को के लिए जानकारी इसमें दी जाएगी। खबर रायपुर से। प्रदेश में आज से बढ़ सकती है ठंड। बादल छंटेगा, मौसम साफ होगा और ठंड में इजाफा होने लगेगा। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। तो प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आज से ठंड बढ़ने के आसार हैं। बादल छंटने और मौसम साफ होने से तापमान में, न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। खबर रायपुर से गोवा के लिए अब सीधी फ्लाइट मिलेगी। हवाई सेवा 7 जनवरी से रायपुर टू गोवा सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इंडिगो ने गोवा के लिए सीधी उड़ान की घोषणा की है। कोरोना काल के पहले गोवा के लिए सीधी उड़ान थी, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया। अनलॉक होने के बाद भी फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई थी। अभी रायपुर से वाया मुंबई गोवा की फ्लाइट चल रही थी, अब ये डायरेक्ट रायपुर टू गोवा चलेगी। एक और खबर रायपुर से। प्रदेश में धान खरीदी जारी है। 1.5 महीने का लक्ष्य था 50% धान खरीदी का। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया। 13.98 लाख किसान, 13,98,000, तकरीबन 14 लाख इन किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अब तक हुई है और अब तक 11,158 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया। कस्टम मिलिंग के लिए 31.71 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है।
खबर ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल अंचल में पारा गिरा है, तापमान में गिरावट हुई है। चंबल अंचल के 5 जिलों में शीतलहर है। ग्वालियर की बात कर ली जाए, पारा गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दतिया में पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी पारा 7 डिग्री से कम। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से चंबल अंचल ठिठुर गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ियापन लाने की कोशिश उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को सब स्वीकार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में दी गई 10 गारंटी में से 5 छत्तीसगढ़ की हैं। हमारी सरकार में सबकी जेब में पैसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात आप कर रहे हैं, ये मॉडल छत्तीसगढ़ में तो सक्सेस दिख रहा है, बाहर भी आपको लग रहा है कि हाँ अब एक्सेप्टेंस हो रही है इस मॉडल के जरिए दूसरी जगह भी तरक्की। हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी है, उसमें 5 छत्तीसगढ़ के हैं। तो शिक्षा है, रोजगार है, तो सब कुछ जरूरी है। तो हम गौ पालन है, तो वो सब चीज़ें तो हमने वहाँ जोड़ा है और उसका लाभ भी हुआ है। तो सबसे बड़ी बात एक छत्तीसगढ़ मॉडल में यही है कि लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। यह गौरव को आपने लगता है कि 4 साल में स्थापित कर दिया। लोग फक्र के साथ बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। सब राज्य के लोग अपने अपने राज्यों पे गौरव करते हैं, हम क्यों अपनी हीन भावना करें। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात आप कर रहे हैं, ये मॉडल छत्तीसगढ़ में तो सक्सेस दिख रहा है, बाहर भी आपको लग रहा है कि हाँ अब एक्सेप्टेंस हो रही है इस मॉडल के जरिए दूसरी जगह भी तरक्की। हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी है, उसमें 5 छत्तीसगढ़ के हैं। अगला साल भी अब चुनावी साल है, इस समय तक अगली बार सरकार बन रही होगी। सबसे बड़ी बात तो है कि जो हमारी उपलब्धि है उसी के लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने अच्छा काम किया है, हमने जनता के हित में फैसला लिया है, तो हम आपको वोट पाने का अधिकारी हैं। विपक्ष और सत्ता के बीच में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो भूपेश बघेल का चेहरा है। कैसे उस रणनीति से निपटेंगे, वो भी कुछ रणनीति तो बना रहे हैं। वो तो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ईडी आईटी सक्रिय कर दिए। विपक्ष और सत्ता के बीच में केंद्र में हम विपक्ष में हैं, तो इसमें कटता नहीं आना चाहिए, कटता की राजनीति नहीं।